हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बच्चों, आज हमारा जो है लास्ट लेक्चर है। हमने अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब जो हमारे बचे हुए मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला टॉपिक जो हम लेते हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो मतलब अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं, एक सेकेंड, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। क्या क्या फायदे हैं? पहला, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो अगर आप अकाउंटिंग करते हैं उससे आपको बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, उसने प्रॉफिट कमाया, उसने लॉस कमाया। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो भी अकाउंटिंग पीरियड है हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसके ड्यूरिंग प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चल पाएगा। ठीक। दूसरा फायदा क्या है? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को सपोर्ट देता है या असिस्ट करता है टू टेक डिसीजंस और कंट्रोल एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी में कई सारी चीज़ों को लेकर आपको कंट्रोल करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो मैनेजमेंट उस चीज़ में हेल्प करता है। बट मैनेजमेंट को कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमारा अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। तीसरा क्या है? रिप्लेसेस मेमोरी। भैया इतने ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस में, हज़ारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितने कितने याद रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब हम उसको प्रॉपर अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑब्विएट्स नेसेसिटी टू रिमेंबर ट्रांजैक्शंस। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है याद रखने की। चौथा, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडीज़। तो इसमें क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स enables businessmen to compare one year's results with those of other years. सिंपल, हमने एक बार याद है आप इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म डिस्कस किया था, बस वही बात है। तो हमें कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प करता है कि हमारे जो भी बाकी के जो दूसरे सालों से हमारी जो कैसी परफॉर्मेंस रही इस साल की, तो अकाउंटिंग से हम उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक। पांचवा पॉइंट है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। तो अब क्या होता है कि हर बिजनेस में इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमारी बिजनेस में हम पे लायबिलिटीज़ आती हैं, कई बार हमें जीएसटी पे करना है, हमें इनकम टैक्स पे करना है। अगर हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन्ड होंगे तो हम लोग उसको प्रॉपरली लायबिलिटीज़ को सेटल ऑफ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें हेल्प करता है वो हमारी टैक्स लायबिलिटीज़ को सेटल करने में, हमारे टैक्स को पे करने में, हम सही अमाउंट पे करें बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स लोन्स। अब क्या होता है? बैंक जो है वो बिजनेस को लोन देता है। ठीक, तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है बिजनेस का, है ना, उनकी लोन रिकवरी कैसे होगी, वो उसका ग्रोथ कैसी है बिजनेस की। तो ये सारी चीज़ें बैंक देखता है। तो वो उसको कैसे दिखेगी? अगर आपकी अकाउंटिंग अच्छी होगी तो बैंक को आपकी अकाउंटिंग के थ्रू दिखेगा कि उसको आपको लोन ग्रांट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो इसमें यही है, लोन ग्रांटेड बाय द बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ और पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ठीक, तो आपने ये इतने एडवांटेजेस देखे। अभी हमारे थोड़े से और एडवांटेजेस हैं। भैया बहुत एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग के। तो एक है एविडेंस इन कोर्ट। ठीक, तो अकाउंटिंग जो है वो एज एन एविडेंस, सपोज आप किसी कोर्ट कचहरी का आपका कोई चक्कर लगा या कुछ आपका केसेस चल रहे हैं, तो उस केस में जो अकाउंटिंग, आपका जो अकाउंट्स बुक्स हैं वो बहुत अच्छी एविडेंस साबित होती हैं। अगर आपने प्रॉपरली उनको मेंटेन करके रखा है तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज अ गुड एविडेंस। ठीक है, कोर्ट उसको एक अच्छा एविडेंस मानता है, अच्छा सबूत मानता है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब सपोज अगर आपने कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप उसको बेचने का सोच रहे हैं कि आप अपना पूरा बिजनेस किसी और को बेच देंगे। ठीक, तो अगर आपने प्रॉपरली अकाउंटिंग बनाई होगी, उसकी प्रॉपरली अकाउंटिंग की होगी उस बिजनेस की, तो आपको जो प्राइस है, कितने में आपको बेचना है उस बिजनेस को, वो असेस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक,
तो इफ समवन डिजायर्स टू सेल हिज बिजनेस, अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम विल एनेबल द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉपर परचेज प्राइस। वही कि आपका कितने में बेचना है, अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में। 9th, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी क्या होता है बच्चों? इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया होना या कंगाल हो जाना। बोलते हैं ना, अरे जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, हम तो कंगाल हो गए। तो बिजनेस में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब बिजनेस अपने उधारियों को चुकाने के लिए भी उनके जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, वो दिवालिया हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें पूरे बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ता है, हम उस चीज़ को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं तो आपको क्या हेल्प मिलेगी? वो जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है वो बहुत प्रॉपरली हो पाएगा, उसका सेटलमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। The systematic accounting records assist a great deal in this situation of insolvency. फिर helpful in partnership accounts. पार्टनरशिप क्या होता है ये हम 12th में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप ऐसा समझ लो थोड़ा सा आइडिया के लिए कि आप और मैं, ठीक, हम लोग आपस में पार्टनरशिप करे हुए हैं, हम लोग ने आपस में मिलकर एक बिजनेस किया। अब हम चाहते हैं कि एक तीसरा इंसान और आ जाए, हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर ले, हमारे साथ पार्टनर बन जाए, या हम में से कोई रिटायर होना चाहता है, या हम में से किसी की डेथ हो गई। ठीक, तो उस केस में अगर आप प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पार्टनरशिप के बनाएंगे, ठीक, तो आपको उसको सेटल करने में इन सिचुएशंस में, चाहे वो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो, चाहे वो कोई रिटायर हो रहा हो, चाहे किसी की डेथ हो गई हो, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ या डिसोल्यूशन मतलब वही कि जब आप बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हेल्प्स इन सेटलमेंट। तो अगर प्रॉपर अकाउंटिंग है तो वो इन सारे सिचुएशंस में सेटलमेंट करने में हेल्प करता है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ये तो हमने कितनी बार देख लिया कि भाई अकाउंटिंग अगर सही होगी तो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं हमें बिजनेस में, तो हमें अकाउंटिंग उस चीज़ में हेल्प करेगी। ये सारे हमारे एडवांटेजेस हो गए। अब आप इतने सारे देख के, ये बहुत कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि हमको क्या क्या करना है, हमें डिसीजन में हेल्प करता है, हमें टैक्स लायबिलिटीज़ मीट करनी पड़ती हैं, तो कोर्ट में अगर हमें एविडेंस के लिए प्रूफ देना है तो हमें बहुत हेल्प करेगा। ये सब इतना कॉमन सेंस है कि आप आराम से इस चीज़ को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ ये पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स याद रखना है, अंदर का चीज़ आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब इसके क्या कमियां हैं, अकाउंटिंग की क्या कमियां हैं, अकाउंटिंग की क्या क्या कमियां हैं। चलो देख लो पहले। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ऐसा क्यों कहा कि अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं, ऐसा क्यों कहा गया? नॉट फुली एग्जैक्ट एज सर्टेन एस्टिमेट्स आर मेड। अब बच्चों एक चीज समझिए, आप आगे जाके आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग असेट जो होता है उसको हम डेप्रिशिएट करते हैं, डेप्रिसिएशन ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। लेकिन आप ये चीज़ समझिए, इसका हम एस्टिमेट लगाते हैं कि अच्छा असेट हमारा 5 साल तक चलेगा, या सपोज आपने कोई फ़ोन खरीदा तो आप ये सोचेंगे कि अच्छा ये फ़ोन तो मेरा 5 साल ही चल पाएगा, तो आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं आप। तो अगर आप अनुमान के बेसिस पे कुछ चीज़ों की अकाउंटिंग करेंगे तो वो कभी भी आपकी अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो फैक्ट्स पे डिपेंडेड नहीं है। जो चीज़ एक्चुअली घटना घटी है वो रिकॉर्ड हुआ है तो ठीक है, वो एग्जैक्ट होगी। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें अनुमान लगा के कर रहे हैं तो आपकी अकाउंटिंग विल नॉट बी फुली एग्जैक्ट। तो हमारा पहला कमी यही है कि हम कुछ चीज़ें अकाउंटिंग में अनुमान के हिसाब से करते हैं, इसलिए हमारी अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती। दूसरा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स विच में लीड टू अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। तो बच्चों अकाउंटिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें, जैसे एग्जाम्पल एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गोइंग कंसर्न ये सब हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा आइडिया देती हूँ। मतलब इट विल कीप कंटिन्यूइंग, चीज़ें चलती रहेंगी, जीवन चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस कभी मरेगा नहीं। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा होगा? कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस मर जाता है, लेकिन हम इस अजम्पशन पे चल रहे हैं
कि नहीं भैया बिजनेस को तो कुछ होगा ही नहीं। अब एग्जाम्पल आपने सोच लिया भैया हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, लेकिन हम सबको पता है कि हम सबको एक दिन मरना है, हम सबको एक दिन ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये अनरियल होता है ऐसा अज्यूम करना, दिस इज अनरियलिस्टिक कि बिजनेस तो कभी मरेगा ही नहीं। इसलिए हम ऐसे अजम्पशंस को मान के अपनी अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए कमी है हमारी अकाउंटिंग में कि वो इंफॉर्मेशन है अनरियलिस्टिक, ठीक है। तो पहला आपने देखा कि नॉट फुली एग्जैक्ट, फिर आपने देखा कि अनरियलिस्टिक है। अब तीसरा, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब आप समझिए क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे आपके बिजनेस में कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आपके मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका स्टाफ बहुत एफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारी अकाउंटिंग तो भैया वो तो मॉनेटरी बेसिस पे, याद है आइडेंटिफिकेशन हमने बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, B+M हमने जो याद किया था सबसे पहले लेक्चर में। मॉनेटरी बेस्ड होता है अकाउंटिंग, अगर आप मनी की वैल्यू में उस चीज़ को नाप सकते हो तो ही उसकी अकाउंटिंग हो सकती है। तो आप मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है या आपके स्टाफ कितना स्किल्ड है, इसको आप मनी के टर्म्स में नहीं नाप सकते। तो यही चीज़ है, अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है ऐसे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, वो सिर्फ मॉनेटरी एलिमेंट्स ही कंसिडर करता है, ठीक। तो ये एक कमी हो गई। चौथी कमी क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब क्या होता है बच्चों, आप समझो डॉलर का, हर डॉलर की वैल्यू जो हमारा जितने रुपये इक्वल टू जितना रुपये होता है वो कितना फ्लक्चुएट होता है, कितना चेंज होता है। तो मनी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन अकाउंटिंग इस चीज़ को नहीं मानता। अकाउंटिंग मानता है कि मनी वैल्यू स्टेबल है, ठीक है। तो ये देखिए, प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो आपने जितना पैसा दे दिया, आपने सपोज एक मशीनरी खरीदी 10,000 की और उसको आपने 10,000 पर रिकॉर्ड कर दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब आज उस मशीनरी की क्या वैल्यू है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ इग्नोर करता है हमारा अकाउंटिंग। जो भी प्राइस लेवल चेंजेस होता है ना, जो हमारे मनी के वैल्यू में चेंजेस होते हैं, उनको वो इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। फिर हमारा लास्ट लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है मैम, विंडो ड्रेसिंग बच्चों कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना मतलब उसमें धोखा करना, फ्रॉड करना, इस तरीके से दिखाना अपने यूज़र्स को। समझ लो आपका रिपोर्ट कार्ड में आपको मिला है ऐसा C ग्रेड मिला है, ठीक है, और उस C ग्रेड को आपने बना दिया A ग्रेड, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि भैया हमें तो A मिला है। बस यही चीज़ अकाउंटिंग में जब हम यूज़र्स को दिखाते हैं तो उनको अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए हम, जो ये मैनेजमेंट है, ये लोग कई बार अकाउंटिंग में बहुत फ्रॉड करते हैं या धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है अकाउंटिंग में, वो पॉसिबल होता है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी कमी है अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू कंसील vital facts and present the financial statements to show better position that what actually is। वही कि जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है उससे बेटर दिखाने के लिए हमने अकाउंट्स में मैनिपुलेट किया, वो हमारी विंडो ड्रेसिंग होती है। तो अब आपने देख लिया कि क्या क्या कमियां हो गई हमारी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है, अकाउंटिंग अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देता है, अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है कि आपका मैनेजमेंट कितना स्किल्ड है, स्टाफ कितना स्किल्ड है, अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, मनी वैल्यू जो चेंज होती है उसको स्टेबल मानता है वो। अकाउंटिंग जो है वो मैनिपुलेशन हो सकता है अकाउंटिंग में, ठीक है, जो हमें गलत रिपोर्ट दिखेगी जिसके कारण। तो ये सारी कमियां हो गई हमारी अकाउंटिंग की। तो अभी तक आपने देखा बच्चों लिमिटेशंस क्या हैं अकाउंटिंग की और एडवांटेजेस क्या हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। इन सब के बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ हेडिंग्स याद रखना, अंदर का मटेरियल अपने मन से, मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली एक एक पॉइंट समझाया है, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब आज देख लेते हैं एक नया टॉपिक, इज अकाउंटिंग आर्ट और साइंस। अकाउंटिंग आर्ट है या अकाउंटिंग साइंस है, तो हम देखते हैं कि क्या है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। क्यों बोला ऐसा, समझते हैं। चलिए आर्ट क्यों है अकाउंटिंग, पहले ये समझते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब कोई भी घटना घटी उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसको क्लासिफाई करना प्रॉपरली और उसको समराइज करना, दिस इज एन आर्ट। ये एक
आर्ट है, आर्ट, ठीक है। तो अकाउंटिंग हमारा आर्ट भी है। अब साइंस क्यों है? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसी प्रिंसिपल्स या रूल्स पे, सेट ऑफ रूल्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो साइंस क्या होता है? एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज अ साइंस। तो हमारी अकाउंटिंग भी जो है वो क्यों साइंस है? अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस एज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल। अब हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होके हम अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए अकाउंटिंग साइंस भी है। अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि हमको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना और समराइज करना है, वो भी एक आर्ट है। तो इसलिए हमारा अकाउंटिंग क्या हो गया बच्चों? आर्ट भी और साइंस भी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग का बिजनेस में रोल क्या है, बिजनेस के लिए क्या रोल प्ले करता है अकाउंटिंग। पहला बहुत सिंपल, हम देख चुके हैं, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। वही रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली बनते हैं अगर आप अकाउंटिंग करते हैं। उससे क्या होता है? आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन देख पाते हैं, ठीक है। दूसरी, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, वही अपना इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाते हैं। मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि आप सही डिसीजंस लो। तीसरा, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, वही कंपैरिजन कर पाते हैं इंटरफॉर्म इंट्राफॉर्म, ठीक है। चौथा, एविडेंस इन कोर्ट, ये भी हमने डिस्कस किया था कि कोर्ट में बहुत अच्छा एविडेंस साबित होता है हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज अ गुड एविडेंस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अदर्स में क्या है बच्चों? पहली बात, रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमको याद नहीं रखना पड़ता है, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। तो हमको ट्रांजैक्शंस रिमेंबर करने में हेल्प करता है। हमको अगर कुछ लोन्स लेने हैं बैंक से या कहीं से उधारी लेनी है, लोन उठाना है, तो हमारी हम अकाउंट्स बुक्स दिखा के लोन ले सकते हैं कि देखो भाई हमारा बिजनेस है जो ऐसा ऐसा परफॉर्म कर रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब आप हमको एक लोन दे दीजिए, तो हम और एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो रेजिंग लोन में हेल्प करता है। हमारे जो टैक्स लायबिलिटीज़ है उनको सेटल करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये सारे रोल्स हैं, तो इसको बस आप ध्यान रख लीजिए कि भाई क्या क्या, बिल्कुल कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं सारे, और ये सारे आप कवर कर चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है। देखो अकाउंटिंग कब से अकाउंटिंग ही चल रहा है। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कुछ नहीं बच्चों, देखो अब कितना सिंपल है। आप बुक कीपिंग करते हैं, हमने पढ़ा अभी आज सबसे पहले, तो बुक कीपिंग में आपने पूरे बुक्स बनाए, ठीक है। उस बुक कीपिंग से फिर आप क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए हमारे जैसे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसको हम अलग से एक चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग से आपने क्या बना लिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप क्या करेंगे इवेंचुअली, जिसको आप करने वाले हैं यूजर्स को कम्युनिकेट, ठीक है। तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के प्रोसेस से आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेट करे हैं और फिर उसको आप यूजर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि वो एक डिसीजन ले सकें। दिस इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इतना सिंपल, ठीक है। बुक कीपिंग की, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने यूजर्स को दिखाया, उनको कम्युनिकेट किया इंफॉर्मेशन, और उससे यूजर्स ने जो डिसीजन लिया। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, यूज ऑफ विच हेल्प्स द यूजर्स टू अराइव एट अ डिसीजन, ठीक है। इतना क्लियर? बहुत सिंपल है। अब हम बस अब यही देख लेते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो आपने देख लिया, अब टाइप्स क्या क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, ठीक है। तो इसमें आप क्या बनाते हैं बच्चों? इसमें आप एक इनकम स्टेटमेंट या आप
प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जिसमें आप क्या देखते हैं कि भैया कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, आप ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या बनाते हैं, इसमें आप एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, जिसमें क्या आप देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, आप ये सब देखते हैं, ठीक। ये सब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ ये याद रखो कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस में हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करते हैं। और इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो में बच्चों हम एक कैश फ्लो बनाते हैं, जिसमें कितना कैश आया बिजनेस में और कितना कैश बाहर गया, ये असेस होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ एक चीज़ समझनी होगी, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझना होगा कि कैश इज़ लाइक ब्लड टू द बिजनेस। जैसे हमारी रगों में खून दौड़ता है ना, सिमिलरली बिजनेस के लिए ब्लड होता है कैश, इतना इंपॉर्टेंट होता है कैश, ठीक है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बहुत हेल्प करता है डिसीजंस लेने में मैनेजमेंट को, इसके बेसिस पे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। तो अब आप ये चीज़ समझ गए हैं कि प्रॉफिट और सरप्लस के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, फाइनेंशियल पोजीशन से हमने फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाई, और इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, है ना, टू असेस कि इनफ्लो कितना हो रहा है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लास्ट एक आज का जो टॉपिक है, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो कवर कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि क्या है भाई ये। तो अब अकाउंटिंग के सिस्टम्स क्या हैं, ठीक है। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग दो टाइप के होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है। आप अपनी टीएस गरेवाल को इसे बंद करके देखना, उस पर लिखा है डबल एंट्री सिस्टम। तो हम लोग जो बेसिकली करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। द सिस्टम विच रिकग्नाइजेज एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब आप ये समझो, कोई भी अगर घटना घट रही है बिजनेस की, ठीक, उसमें दो एस्पेक्ट्स होंगे। दो एस्पेक्ट्स क्या होता है मैम, देखो जैसे मैंने आपको पैसा दिया, अब अगर मेरी जेब से पैसा जा रहा है, आपकी जेब में पैसा आ रहा है ना, दो एस्पेक्ट्स हुए उस चीज़ के। तो सिमिलरली हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डेबिट क्रेडिट ये सब क्या होता है, बस आप इतना समझ लो। तो डबल एंट्री सिस्टम में वो दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम हैज प्रूव्ड टू बी साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है उस ट्रांजैक्शन के, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस ये प्रूव हुआ है कि ये सबसे बेस्ट और कंप्लीट सिस्टम होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम देख लो, इसमें ट्रांजैक्शंस को हम डबल एंट्री बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। अकाउंट्स मेंटेन अंडर द सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक। इसमें क्योंकि अब हम इसमें डबल एंट्री बेसिस पे दोनों एस्पेक्ट्स नहीं रिकॉर्ड करते ट्रांजैक्शन के, इसलिए क्या होता है, ये इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, अनसिस्टमैटिक होता है। इसीलिए उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा आप कब कर सकते हो, जब प्रॉपरली ट्रांजैक्शंस को उसका हर एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ हो। अगर उसका हर एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप उन ट्रांजैक्शंस पे भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम भरोसेमंद नहीं है, ठीक है। सिंस ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम ऑन डबल एंट्री बेसिस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। सिंपल सी बात है। अब आपने अगर अकाउंट्स ही अधूरे बनाए हैं, उसके एस्पेक्ट्स ही अधूरे हैं, तो आप समराइज जब करते हो, जो समराइज वाला पार्ट है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। वही जो मैंने आपको कहा कि अगर आपने प्रॉपरली ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किया तो आपका रिपोर्ट कार्ड कैसे निकलेगा भाई, नहीं निकल पाएगा। तो ये आप समझ गए, ये बहुत अपन ने ब्रीफ में देखा है, इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी आप बस इतना समझ लो कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसको हम कंप्लीट भी बोलते हैं और इस पर हम रिलाई कर सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम
दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करता, डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्डिंग नहीं करता। इसके चक्कर में ये इनकम्प्लीट होता है और इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, और इसके कारण हम हमारा रिपोर्ट कार्ड दैट इज़ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, तो बस हमारा चैप्टर यहाँ आज एंड होता है, चैप्टर 1 एंड होता है। इसके क्वेश्चंस हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके सारे HOTS, इसके MCQs, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगी, बट अभी आपको ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हैं। हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।